जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज मिशन। आज इस लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं और थोड़ी देर के लिए हम लाइव रहेंगे, करीब 30 मिनट। और चर्चा जो आज की होगी वो ये होगी कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज तिलक था, यदि मेवाड़ राज परिवार से, सिसोदिया राज परिवार से भोंसले कुल का संबंध का नहीं निकलता, तो क्या उनका राज तिलक पैर के अंगूठे से किया जाता? आज इसी बात पर हम चर्चा करते हैं और इस बात का क्रेडिट गागा भाट के साथ साथ मेवाड़ राज परिवार को जाता है या नहीं, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। आप जितने बंधु जुड़े हैं उन सब से मेरा अनुरोध है कि इस लाइव को थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि अपन जो चर्चा करें उसमें शुरू से लोग जुड़ सकें और इस चर्चा में भाग ले सकें और अपने कमेंट्स दे सकें, अपने विचार दे सकें। कई दिनों से एनसीईआरटी की जब से नई बुक आई है, तब से एक नक्शा जो एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक में महाराष्ट्र के लिए पढ़ने के लिए दी गई है, उसमें एक नक्शा दिखाया गया है जिसमें सफरन कलर से, केसरिया रंग से, भारत का उत्तर भारत सहित पेशावर तक का इलाका मराठा एम्पायर 1759 करके दिया है। हमें यह समझने की जरूरत है कि वास्तव में मराठा एम्पायर कौन सा है। क्या महाराष्ट्र द्वारा किया गया एम्पायर मराठा है, या मराठा जाति के छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित 1674 में जो रायगढ़ उन्होंने राजधानी स्थापित की और छत्रपति की उपाधि धारण की, वहां से उनके वंशजों का चला राज्य मराठा साम्राज्य है? इस बात को हमें समझने की जरूरत है। 1674 में भारत की अद्भुत वीरता के प्रतीक और स्वतंत्रता के प्रतीक प्रातस्मरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी घोषित किया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। और 1674 में और 1681 में, जबकि छत्रपति संभाजी महाराज सिंहासनारूढ़ हुए और फिर वो 1689 तक छत्रपति के रूप में और मराठा साम्राज्य के अधिपति के रूप में थे। सबसे पहले तो हमें छत्रपति संभाजी महाराज का नमन करना चाहिए कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा और मुगलों को 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया। ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज, जिनको पहले छत्रपति हैं जिन्होंने संस्कृत की शिक्षा भी ली थी, और यह संस्कृत की शिक्षा छत्रपति शिवाजी महाराज की इच्छा से ही उन्होंने ली थी, क्योंकि जब उनके राज तिलक के समय कुछ बेहूदे लोगों ने यह कहना शुरू किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भोंसले कुल है यह क्षत्रिय है या नहीं, इसकी जांच की जाए, और यदि यह क्षत्रिय कुल नहीं है तो इनका पैर के अंगूठे से राज तिलक किया जाए। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कुल की वंश बेल का पूरी वंशावली मंगाकर गागा भाट को बुलाकर मेवाड़ राज परिवार से, जब सज्जन सिंह जी दक्षिण की ओर गए थे, वहां से उनकी वंशावली आई और उस सिसोदिया कुल के सूर्यवंशी क्षत्रिय छत्रपति शिवाजी महाराज का विधिवत रूप से राज्यरोहण, राज तिलक 1674 में किया गया। तब उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज, जो उनके पुत्र थे उस समय, कुंवर संभाजी महाराज को कहा कि शंभू राजे, आपको संस्कृत शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि कोई कुछ भी हमारे धर्म के बारे में और हमारी रीति रिवाजों के बारे में, हमारी वंशावलियों के बारे में हम किसी और पर आश्रित नहीं रहें। और छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी बाल अवस्था में मिर्जा राजा जयसिंह जी के पास में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की, और संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में जहां पर कि उनके शासन था, उन्होंने शिक्षा के ऊपर बल दिया और हर एक आम व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध कराई। इसीलिए संभाजी ब्रिगेड में आपको जितने मराठा जाति के लोग हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे बहुजन समाज के लोग, महार जाति के लोग ये मिलेंगे, क्योंकि संभाजी महाराज के प्रति मराठा समाज के साथ साथ वहां के जो आज दलित माने जाते हैं, बहुजन माने जाते हैं, उन लोगों की पूर्णतः सहमति थी। और ये संभाजी महाराज का इस तरह की जनकल्याणकारी नीतियों से, उनकी जो अष्टप्रधान व्यवस्था थी, इस अष्टप्रधान में बहुत से लोग चिढ़ते थे। और दुर्भाग्य यह है कि संभाजी महाराज को पकड़वाने वाला भी कोई देशद्रोही भी उसी धरती का था। संभाजी महाराज
गिरफ्तार हुए, संभाजी महाराज को यातनाएं दी गई और कड़ी से कड़ी यातनाएं दी गई, उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए। और जब उनके टुकड़े टुकड़े फेंक दिए गए तब कुछ लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने शक्कर बांटी थी। शक्कर बांटना महाराष्ट्र में आज भी खुशी का प्रतीक माना जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए हों और वहां शक्कर बांटी गई हो, इतनी शर्म की बात और इतने देशद्रोही लोगों को आप कैसे सराह सकते हो? छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र साहूजी महाराज प्रथम को औरंगजेब ने अपनी कैद में रखा और उस कैद के बाद उनके छोटे भाई राजा राम जी छत्रपति बने। और जब राजा राम जी छत्रपति बने तो उनके बाद उनका जो पुत्र था शिवाजी महाराज द्वितीय, उनको छत्रपति बनाया गया बहुत ही बाल अवस्था में। और उनकी जो धर्मपत्नी थी रानी ताराबाई, उनके हाथ में यह शासन आ गया क्योंकि वो नाबालिग थे। जब माता ताराबाई ने शासन किया उसी समय अष्टप्रधान में से बहुत से लोग उन पर प्रभाव जमाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जब बहादुर शाह दिल्ली का बादशाह बना और उसने साहूजी महाराज प्रथम को रिहा कर दिया, तब साहूजी महाराज ने वो खेड़ का जो युद्ध है वहां युद्ध करके ताराबाई और उनके सहयोगियों से वापस जो है छत्रपति की गद्दी छीनी और सतारा में अपना राज्य स्थापित किया, क्योंकि ताराबाई जी सतारा आ चुकी थी। अब साहूजी महाराज प्रथम के टाइम ही अष्टप्रधान में पेशवा लगभग और सभी अष्टप्रधानों से महत्वपूर्ण हो गया, अर्थात प्रधानमंत्री की तरह हो गया। और यहां पर जो पिंगले परिवार था वो समाप्त कर एक भट्ट परिवार पेशवा बनता है, जो कि कोंकण कृष्ण ब्राह्मण कहलाते हैं, वो यहां पेशवा बन जाते हैं। जब तक साहूजी महाराज प्रथम के हाथ में कमान थी 1808 से लेकर और 1708 से लेकर 1748 तक, तब तक साहूजी महाराज के रहते ये लूटपाट और ये चीजें उत्तर भारत में कहीं नहीं हुई, बल्कि जहां जहां भी उन्होंने अपनी सेना भेजी यहां के राजाओं की मदद के लिए भेजी, चाहे वो बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल बुंदेला हो या फिर और दूसरी जगह के राजा महाराजा हो। ऐसी स्थिति में बाजीराव प्रथम जो पेशवा थे उनकी वीरता के बड़े गुणगान हैं, लेकिन 1740 में बाजीराव प्रथम इस दुनिया से स्वर्गलोक चले गए थे और ये जो उसके बाद दूसरे पेशवा बने। बाजीराव प्रथम के खाते में नहीं है ये पेशवाई लूटपाट, क्योंकि उस समय साहूजी महाराज सत्ता में थे और साहूजी महाराज अच्छी तरह से सत्ता पर काबिज थे, साहूजी महाराज फर्स्ट। और जब साहूजी महाराज फर्स्ट चले जाते हैं और उनके कोई परिवार नहीं रहता है और राजाराम द्वितीय को उनकी जगह दत्तक पुत्र बनाया जाता है और उसको छत्रपति बनाया जाता है, तब ऑटोमेटिक रूप से बालक के हाथ की बजाय पेशवा अधिक शक्तिशाली हो गए। और जिसे नाना साहब पेशवा बोलते हैं, उस नाना पेशवा ने सारी हदें पार कर दी लूट खसोट की, जिसको चौथ कहते हैं। एक और मैं बता दूं, कई लोग भ्रम फैलाते हैं कि सरदेशमुखी और चौथ को एक बताते हैं। सरदेशमुखी एक कर है और चौथ एक लूट है, और लूट को कभी भी साम्राज्य नहीं कहा जा सकता। लुटेरों के ग्रोह होते हैं और राज्य के कर संग्रहणकर्ता कर्मचारी होते हैं। नाना पेशवा के नेतृत्व में पहले साहूजी महाराज के जाते ही सबसे पहले उन पर आक्रमण किया गया जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सहयोगी थे, अर्थात जयपुर राज्य के ऊपर, अर्थात मेवाड़ राज्य के ऊपर, अर्थात कोटा बूंदी के ऊपर, अर्थात दुर्गादास जी राठौड़ के राज्य मारवाड़ के ऊपर। और इस लूट खसोट के लिए जब उन्होंने प्रयास किए, इसमें कई बार वो लूटने में सफल रहे और कई बार वो पिटपिटाकर भी गए हैं। पेशवा ने परंपरागत क्षत्रिय राज्यों के अलावा कुछ और व्यक्तियों को शासन दिया, जिसमें धनगर समाज के होलकर हैं। सबसे पहले मल्हार राव जी होलकर को मालवा में एक हिस्से पर शासन की जिम्मेदारी दी गई, जहां पर फिर उनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई जी ने भी शासन किया है। और मल्हार राव होलकर की रानी को भी, गोमतीबाई हैं शायद उनका नाम, उनको भी एक जागीर के रूप में महेश्वर और ये वाला एरिया दिया गया, मंडलेश्वर, महेश्वर और कई आसपास के क्षेत्र दिया गया। और सिंधियाज को ग्वालियर का परगना दिया गया, राणोजी सिंधिया को। उनके फिर पुत्र हुए महादजी सिंधिया। समझने की जरूरत यह है कि क्या छत्रपति का जो परिवार था वो इस लूट का सरगना था क्या? तो फिर जब वो इसके सरगना नहीं थे, उनकी ये मानते नहीं थे पेशवा, अपने स्वेच्छाचारी थे, तो भाई मराठा साम्राज्य को क्यों बदनाम करते हो? पेशवाई साम्राज्य नाम रखो ना। मतलब पहले तो आप बात कर रहे थे हिंदू अस्मिता की,
और इस हिंदू अस्मिता की चाशनी में बहुत से लोग घुल गए। फिर आपने नाम रख दिया मराठा एम्पायर, और गारंटी से मैं आपको कह रहा हूं उसके तुरंत बाद ही जब यह स्टेब्लिश हो जाएगा तब वो पेशवाई भट्टों का राज्य लिखा जाएगा कि साहब छत्रपति शिवाजी महाराज का परिवार तो इस काबिल नहीं था और ये पेशवा थे, इन्होंने राज्य चलाया। जिस तरीके से महान मौर्य साम्राज्य के पतन का उत्तराधिकारी या पतन करने वाला पुष्यमित्र शुंग था, ठीक उसी तरह से महान मराठा साम्राज्य का पतन इन पेशवाओं ने किया है। और इन्होंने कोई भी, कुछ लोग इन्हें कहते हैं कि ये हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे, मैं बताता हूं इनका हिंदू धर्म। दुनिया की कोई ताकत श्रीनाथ जी के मंदिर को नहीं लूट पाई नाथद्वारा में, और उस श्रीनाथ जी के मंदिर को इन पेशवाई सेनाओं ने लूटा, मंदिर को लूटा, मूर्ति को महाराणा साहब को छिपाना पड़ा, और पुजारियों को लूटा पीटा, तिजोरियां तोड़ी। ये कैसा हिंदू धर्म है भाई? कहां का हिंदू धर्म है ये? कौन से हिंदू धर्म का नियम है ये पुर्तगाली कोंकणकृत लोग हैं, इनका बाई चांस इन्होंने हिंदू धर्म पर कब्जा करके हिंदू पद साइड की बात करने लगे हैं। इनका सनातन संस्कृति से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं। सनातन संस्कृति में शासन चलाने वाले इस तरह लूट नहीं किया करते कि साहब लूटेंगे और हफ्ता वसूली करेंगे। इस हफ्ता वसूली और लूट को चौथ के नाम पर यदि आप साम्राज्य कहते हैं तो फिर थोड़े दिन बाद पिंडारियों का साम्राज्य भी आपको कहना पड़ेगा, और फिर आपको डाकू मलखान सिंह जी का साम्राज्य भी कहना पड़ेगा, फिर आपको बागी जो हमारे मलखान सिंह जी अभी तो जीवित हैं उनका साम्राज्य भी कहना पड़ेगा, और फिर सारे बागियों का जितना भी ये लूटकार इसका सारा सिस्टम है उनके भी आपको साम्राज्य बताने पड़ेंगे कि यहां यहां इनके साम्राज्य चलते थे। शर्म नहीं आती आपको? आप किस तरह की बेहुदगी देकर हमारी भारत के नौनिहाल संतानों को यह पढ़ाना चाहते हैं? आप कह रहे थे मुगलों का इतिहास हटाया जाएगा, आपने मुगलों के इतिहास के साथ साथ क्षत्रियों का इतिहास हटा दिया। आपने इन लुटेरों को साम्राज्य बना दिए, क्योंकि आपके मन में एक भूचाल आता है, आपके माइंड में, इसको कन्वीनियंट हिस्ट्री कहते हैं कि आपकी सुविधा के अनुसार काश ऐसा होता इतिहास। यह आपके मनोबल को, आपकी मानसिकता को पता चलता है। आप हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे थे और आज हिंदुत्व विरोधी, मंदिर विरोधी, मंदिरों को लूटने वाले, बच्चियों के साथ में सील हरण करने वाले, आम जनता को लूटने वालों को आप साम्राज्य कह रहे हो। ये जब आते थे सेनाओं से लड़ते थे तो हार जाते थे, ये गांवों को लूटते थे, ये शहरों के व्यापारियों को लूटते थे जो निहत्थे लड़ते थे, ये रात में आक्रमण करते थे। आप इनको साम्राज्य कह रहे हो? आपको शर्म नहीं आई? एनसीईआरटी में आपने ये साम्राज्य कर दिया, और फिर किया है तो भाई मेरे मराठा साम्राज्य का नाम मत लो इसमें, क्योंकि मराठा साम्राज्य तो छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य है, और मराठा साम्राज्य के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की छवि उभर के सामने आती है। आप इसका पेशवाई लूट नाम रखिए। आपको यदि यही पढ़ाना है तो लिखिए पेशवाई लूट के अधीन कहां कहां लूट लेते थे पेशवा। पढ़ाओ इन बच्चों को, और फिर ये भी गैंग बनाएंगे और गैंगस्टर बनकर ये भी लूटेंगे और ये भी बताएंगे कि यहां यहां हम लूट लेते हैं। लूट के इस तरह के इतिहास को कहीं पर भी सनातन संस्कृति से नहीं जोड़ा जाए। आपको बताऊं, जब मुगल बिल्कुल खत्म हो चुके थे, औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता बिल्कुल पस्त हो चुकी थी, तब सिंधिया उनसे लेके आता है, गारंटर बन के आता है कि लूटूंगा और दूंगा, लूट का अधिकार लेता है। इसको आप साम्राज्य कहते हो? इसे मुगलों से लड़ना कहते हो? जब मालपुरा की जो लड़ाई है, या जो टुंगा की लड़ाई जिसको लालसोट की लड़ाई कहते हैं, उसमें मुगल किधर से लड़ रहे थे? इस सिंधिया के साथ लड़ रहे थे। मुगल लड़ रहे थे, फ्रांसीसी लड़ रहे थे, और किससे लड़ रहे थे? इस देश के लिए लड़ने वाले क्षत्रिय राजपुत्रों से लड़ रहे थे, इस देश की सेनाओं से, इस देश के सैनिकों से, परंपरागत राजाओं से लड़ रहे थे। और आप इस मुगलों के समर्थक, अंग्रेजों के समर्थक, फ्रांसीसियों के समर्थक सिंधिया के कुकर्म को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताते हैं। इसके कुकर्म को फिर मर क्यों गया वो जयप्पा सिंधिया, यदि वो जीत ही गया था तो? ये बुरी तरह पिटे हैं। फिर कहेंगे कि साहब जयपुर में हमारा कत्लेआम कर दिया, लूटने आओगे, व्यापारियों को लूटने आओगे तो राजा की फौज नहीं, जनता भी किले के फाटक बंद करके पीट पीट के लाल कर देगी धरती को। और वही किया जयपुर में। कब किया ये किया था माधो सिंह जी फर्स्ट के टाइम पर। फिर ये 1559 में कौन सा साम्राज्य बन गया भाई? कहां से रंग दिया ये बताइए। और फिर अब एक और बात है, हम सब इस तथ्य को भूल रहे हैं, मालपुरा की लड़ाई में जब माधो सिंह जी को अधिकार दिलाने के लिए महाराणा मेवाड़, बूंदी और इन पेशवाओं की सेना आई, तब जयपुर की ओर से महाराजा ईश्वरी सिंह और भरतपुर के कुंवर सूरजमल ने खंगारोत सरदारों के साथ, दूला राव साहब के साथ, दूदू राव साहब के साथ मिलकर जब आक्रमण किया तो ये पिटे नहीं क्या? ये भागे नहीं क्या वहां से?
बताओ, भागे ना। और खांडेराव कहां मर गया? अहिल्याबाई जी का पति, वो भी तो युद्ध में मारा गया। किसने मारा? महाराजा सूरजमल जी, जब कुंवर सूरजमल थे तब मार दिया उसको। ये कौन सा युद्ध जीत गए भाई? कहां जीत गए? कैसे नक्शा बन गया ये? अच्छा ये बताओ, यदि ये नक्शा सही है तो फिर 1755 में भरतपुर के महाराज सूरजमल जी का राज जाता है और वो 1763 तक रहता है और 1759 में ये इनका साम्राज्य आ गया। तो आप क्या कहना चाहते हो कि महाराजा सूरजमल जी का राज्य था ही नहीं, या फिर पेशवाओं के अधीन थे वो? मतलब जाट साम्राज्य पैदा ही नहीं हुआ, पेशवाओं के अधीन थे वो। और फिर यदि वो पेशवाओं के अधीन थे तो भाई वो भाऊ क्या कर रहा था? महाराजा सूरजमल के पास क्यों मदद मांग रहा था? आदेश दे देता, उसके अधीन ही थे तो कहता कि जाके लड़ना पड़ेगा आपको। गिड़गिड़ा रहे थे, सहायता की भीख मांग रहे थे, और सहायता के लिए महाराजा सूरजमल ने एक ही शर्त रखी, आगरा खाली करो। जिसमें लोग आज चिढ़ाने के लिए कह देते हैं कि आगरा दे दो मेरे को, आगरा दे दो। आगरा खाली करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उस पर पेशवा ने अपने समर्थकों को, मुगलों को अपने समर्थकों को बैठा दिया था। मुगल एम्पायर में उस समय समाप्त हो चुका था। उस समय कोई भी आदमी पूरा स्वतंत्र हो सकता था, और हुए भी स्वतंत्र, और सब स्वतंत्र थे। उसके अंदर मुगलों की ओर से लूट का अधिकार जाते जाते इन्होंने लिया। अब एक बात आती है, कुछ बंधु कहते हैं कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में पेशवा वहां से यहां लड़ने गए थे, तो भाई वीर तो थे, वीरता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन जो वीर लुटेरा हो, जो वीर जनता को लूटता हो, वो वीर नहीं होता, वो क्रूर होता है। जो जनता की मदद करता हो, जो मंदिरों में दान देता हो, जो मंदिर बनवाता हो, वो वीर और उदार कहलाता है। लेकिन जो मंदिरों को लूटता हो, मंदिरों की गुल्लक को लूटता हो, मंदिर के भेंटपात को लूटता हो, मूर्तियों को लूटता हो, पुजारियों को पीटता हो, वो वीर है। वीर है तो खुलेआम में लड़ता क्यों? फिर खुलेआम जब लड़े, जब कभी जयप्पा मर गया, कभी खांडेराव मर गया, कभी वो सदाशिव भाऊ मर गया। और इनका देखो, ये पूरे देश की हिंदू पदसाई की बात ढोंग फैलाते हैं। जो नाना पेशवा था उसको अपने भतीजे पर विश्वास नहीं था। किस पर? सदाशिवराव भाऊ पर। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में नहीं लड़ी वो सेना, वो लड़ी एक टाबर बालक विश्वासराव। वो कौन था? वो नाना पेशवा का बेटा था। यानी उसको अपने भतीजे पर विश्वास नहीं, विश्वासराव पर विश्वास किया, विश्वासराव को लीडर बना करके भेजा। आप इनको पूरे देश के रक्षक हो जाएंगे। जो अपने भतीजे और बेटे में भी फर्क करते हो, वो पूरे देश के लिए लड़ेंगे। और फिर कहते हैं कि साहब पानीपत में लड़ने के लिए आए। अच्छा, मतलब आप यह कहना चाहते हो कि 1761 में आया था अब्दाली? क्या मजाक करते हो। नादिर शाह 1748 में मरा और उसका उत्तराधिकारी बनकर 1748 मार्च में ही अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी आ चुका था। और जब ये आया ना, तब तुम्हारे ये पेशवा ना पता नहीं कहां बैठे थे और क्या कर रहे थे। लेकिन सरहिंद में जाकर महाराजा ईश्वरी सिंह ने अपनी समर्थक सेनाओं को ले जाकर, अपने सामंतों को ले जाकर सरहिंद में पीटा अहमद शाह अब्दाली को, सरहिंद में हरा दिया उसको। और जब वो सरहिंद में वहां कोने में जाकर आते समय ही हरा दिया, उस युद्ध को आप भूल गए, मानोपुर के युद्ध को। और आपको ये पिटने लुटने वाला युद्ध 1761 में ज्यादा मजा आ रहा है। 1761 में वापस जा रहा था लूट कर वो कौन? अहमद शाह अब्दाली। दिल्ली लूट गया, आगरा के क्षेत्र को लूट गया, ये सब पेशवा के एरिया को लूट के गया था वो। राजस्थान का, राजपूताना का 1 इंच जमीन पर यदि अहमद शाह अब्दाली आया हो तो मेरा नाम बदल देना आप। 1 इंच जमीन पर नहीं जा पाया अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि वो मानोपुर में पिट के आया था। उसे पता था कि महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा सूरजमल और ये राजपूताना के लोग जौहर और साका करने वाले हैं, ये मर जाएंगे लेकिन 1 इंच धरती पर तुम्हें कब्जा नहीं करने देंगे। और इसलिए राजपूताने की तरफ उसने मुंह तक नहीं किया। आगरा लूटा, आगरा को लूटने के बाद ब्रज क्षेत्र को लूटता हुआ वो सीधा दिल्ली लूटी। तब पेशवाओं ने कुछ नहीं किया, बैठ के तपताप रहे थे कि देखते हैं कैसे लूटता है। और जब वो लूट कर जा रहा था, इन्होंने सोचा अब तो जा रहा है, जाते जाते तो एक भचीट दे ही दो। और भचीट भी देने के लिए महाराजा सूरजमल चाहिए थे। अब महाराजा सूरजमल नहीं मिले तो नाक बचाने के लिए वहां भचीट देने के लिए गए और भचीट उल्टी पड़ गई। उन छोटी छोटी बच्चे और बच्चियों को, स्त्रियों को, उनका क्या हाल होता। वो तो धन्यवाद दीजिए आप महाराजा सूरजमल को कि वो उस मल्हार राव होलकर के पहले वाले दुश्मनी को भूलकर, या यूं कहिए कि स्त्री और बच्चों को संरक्षण देने के लिए उन्होंने यहां से निकाल दिया, वरना कितना बुरा हाल होता। और फिर 1759 में इतना बड़ा साम्राज्य, मतलब 1759 में साम्राज्य है, और 1748 से 1761 तक
अब्दाली यहीं घूम रहा है। तो फिर ये इनके साम्राज्य को लूट रहा था या किसके को लूट रहा था? 1748 में आया है अहमद शाह अब्दाली और 1761 तक बार बार लूटता रहा है। और इनका ये साम्राज्य अटकटे कटक अटकशे कटक, ये कहां चल रहा था? कहां था ये साम्राज्य कि अहमद शाह अब्दाली लूट रहा था इसको और ये बैठे हुए थे, किसी कोने में बैठे थे। ये समझने की बात है कि ये कोने में बैठे थे, वाकई कोने में बैठे थे। अच्छा, वो पेशवा नाना साहब जो है वो क्यों नहीं गया भाई पानीपत की लड़ाई में? वो इसलिए नहीं गया कि वो घर में बैठ के लड़ाई कराने वाला आदमी था। अपने भतीजे को भेजा और अपने बेटे को भेजा लीडरशिप के लिए। और जब उस युद्ध में हार गए तो यूं कहिए कि अटैक आ गया और वहीं वो मर गए। उसके बाद जो पेशवा हुए हैं उनका भी सुन लीजिए आप। बाजीराव द्वितीय, पहले तो होलकर इनके साथ थे क्योंकि होलकर मल्हार राव होलकर को बाजीराव प्रथम ने ही अधिकार दिया था और एक जागीर दी थी। बाद में होलकर इनके खिलाफ हो गए क्योंकि लूटपाट में तो ये कमी छोड़ते नहीं। हालांकि होलकर भी लूटपाट में कम नहीं रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाजीराव द्वितीय को होलकर ने हरा दिया। बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों का गुलाम बन गया, अंग्रेजों से जाके संधि कर ली और मिल गया। आप जिन्हें बहादुर कहते हो, उन्होंने अंग्रेज और फ्रांसीसियों की कॉलोनियां बसवाई है यहां, इस देश को गुलाम बनवाया है उन्होंने। बाजीराव द्वितीय ने, पढ़ लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना कि बाजीराव द्वितीय का और अंग्रेजों का क्या संबंध था। और फिर क्या नियम लागू किया कि हांडी बांध लो, स्तन टैक्स दो। हमारे देश की जनता के साथ इतना घिनौना कार्य किया कि वो आज तक भी इन कुकर्मियों के चक्कर में संपूर्ण सवर्ण जातियों से नफरत करते हैं। वो इन कुकर्मियों के चक्कर में हमारे भारत के देसी ब्राह्मणों से भी नफरत करते हैं। वो इस कुकर्म के चक्कर में सब क्षत्रियों से भी नफरत करने लगे हैं क्योंकि इन्होंने वो जुल्म ढाए थे। और उस जुल्म का परिणाम यह था कि इनकी 10-15 हजार की सेना को अंग्रेजों ने महार जाति के मात्र 500 योद्धाओं से पूरी तरह पीटा, जिसको भीमा कोरे युद्ध कहते हैं। और उस भीमा कोरे के लिए लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के साथ में पहले ये बाजीराव द्वितीय भी मिला हुआ था मेरे भाई, ये कहीं अलग नहीं था, ये उन्हीं के लिए काम करता था। आप देख लो, होलकर से भागा है ये, उसके बाद ये उन्हीं के साथ रहा है। ये तो कभी साथ कभी पीछे, कभी साथ कभी पीछे। अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, लड़ तो वो भी रहा था अंग्रेजों से। फिर अंग्रेजों की तरफ से निजाम और ये पेशवा उसे क्यों लड़ने गए भाई बताओ? निजाम और पेशवा किससे लड़ने गए? टीपू सुल्तान से। आप तो खैर आपने उस चैप्टर को हटा दिया, कोई बात नहीं, हमें भी ज्यादा उसमें कोई वो नहीं है। पर आप भारत की क्षत्रिय जाति के राज्यों को एक विदेशी पुर्तगाली पेशवा के अंडर में डाल रहे हो और नाम रख रहे हो मराठा साम्राज्य। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वो भाई राजस्थानी हो, आप बार बार मराठा 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 शब्द को मत प्रयोग किया करें। मराठा और राजपूत कोई अलग अलग नहीं है, उनके छाण में कुल 36 राजवंशों का ही विस्तार है, उन्हीं वही एक ही है। जैसे सिसोदे, घोड़परे और आपके भोंसले एक ही है, सिसोदिया कुल, गहलोत कुली, सूर्यवंशी है। जैसे जादव और आपके साठे, ये भी एक ही, यदुवंशी जादौन भाटी कुल एक ही है। जैसे बोहिते, साठे और आपके जादव वो एक ही कुल है। इसी तरीके से कई कई कुल एक है, सालुंके, चालुक्य, सोलंकी वो एक कुल है। ये क्षत्रिय ही हैं मराठे, और उनको इसमें मत घसीटिए आप, नई समस्या पैदा करते हैं। ये तो जानबूझकर इन्होंने मराठा साम्राज्य लिखा है, ये पेशवाई साम्राज्य की बात है। 1748 में खुद पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया, हड़प लिया उसको। तो मराठा साम्राज्य नहीं है ये पेशवाई साम्राज्य है। और ये जो आरएसएस है ये पेशवाई इशारे पर ही चल रहा है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के मराठा क्षत्रिय भी इन पेशवाओं के खिलाफ थे। और जब ये 1818 में पिट गए भीमा कोरे में, तो छत्रपति प्रताप सिंह जी महाराज सतारा ने यह पद सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। कोई एसवा पेशवा नहीं रहा उसके बाद। छत्रपति तो अभी भी हैं, इस इंडियन डोमिनेशन में मर्जर हुआ है, सतारा की का भी मर्जर हुआ है, रायगढ़ का भी मर्जर हुआ है, कोल्हापुर की गद्दी का भी मर्जर हुआ है। और वर्तमान छत्रपति उदयन राजे भोंसले साहब, जो पहले सांसद भी थे, एमएलए भी हैं और काफी चर्चित व्यक्तित्व हैं, उनका विवाह ठाकुर मदन सिंह जी दांता, हाँ ठाकुर मदन सिंह जी दांता शेखावत, उनकी बेटी से हुआ है। और ये वैवाहिक संबंध क्षत्रियों में शुरू से क्षत्रियों में होते रहे हैं। पर राज परिवार इसलिए कर लेते थे कि इनके पास ये संसाधन होते थे, आम व्यक्ति उन संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ बेहुदे लोग, कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं राज परिवार कहीं भी शादी कर लेते थे। भाई मुझे दूसरी जगह का पता नहीं, राजस्थान में राज परिवार कहीं भी शादी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता था, एक भी नहीं कर सकता। आप याद कीजिए 1993-94 तो बहुत बाद का है ना, उन देश वेश सब क्या राज भी चले गए। 93-94 में भी एक राज परिवार की एक लड़की ने कुकर्म किया था, उसके बाप को भी बर्खास्त कर दिया समाज ने। इसलिए इस तरह की बेहुदगी मत फैलावा।
कोई भी विवाह तब तक मान्य नहीं है जब तक वो सवर्णी नहीं है। सवर्णी का मतलब होता है क्षत्रिय के छत्राणी हो। दूसरी जाति का विवाह यदि हो गया है तो हम सब जानते हैं वो या तो पासवान कहलाएगी या उपपत्नी कहलाएगी, फिर अलग अलग महल बनेंगे उसके लिए। जैसे ग्वालियर में गुदरी महल बन गया, ऐसे अलग महल बना के देना पड़ेगा। वो अलग, जैसे गुलाब राय थी जोधपुर महाराज की, उनको राज परिवार में जगह नहीं मिलती है। मान सिंह जी फर्स्ट के कई रानियां थी, उन रानियों में एक रानी अकबर की भतीजी भी थी, बेगम थी। क्या उसको रानी का दर्जा और उसके बेटों को राजकुमार का दर्जा और राजपूत का दर्जा मिला क्या? जब बंगाल में जीत कर आए नवाब को मान सिंह जी का बेटा कुंवर जगत सिंह, तो मरियम आई थी, मरियम महल अलग बन गया ना। जगत सिंह की उस बेटी को और उस परिवार को किसी क्षत्रिय ने स्वीकार किया क्या? नहीं होते हैं स्वीकार। इसलिए ये सोचना ही मत कि कहीं विवाह कर लिया तो दूसरी जाति का होगा। ये सिंधिया अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता था प्रताप सिंह जी से, जयपुर के राजा प्रताप सिंह जी से। विवाह ना करने पर 3 बार आक्रमण किया इस सिंधिया ने, और उस 3 बार आक्रमण में 2 बार पिटा और तीसरी बार अंग्रेज और फ्रांसीसियों को साथ लेकर तब जीता, जिसको पाटन का युद्ध कहते हैं। और उस जीत के कारण यदि ये कह दें कि ये गुलाम हो गया तो मूर्खता है। गुलाम होने के लिए उसको जयपुर के सिंहासन पर बैठने के लिए या जयपुर का झंडा हटा करके उसका कोई झंडा लगाना चाहिए था, जो पॉसिबल नहीं हुआ। इस तरह से युद्ध होते हैं। युद्ध कई तरह के होते हैं। युद्ध एक युद्ध होता है इज्जत बचाने के लिए, भाई भाइयों में भी होता है, बीकानेर और नागौर की सेनाओं में भी, दोनों राठौड़ हैं। तो इसको समझने की हमें जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि मराठा एम्पायर नहीं है, वो आपको धोखे में डाल रहे हैं। वो पेशवाई लूटपाट क्षेत्र है वो। और आप कृपा करके मराठों को टारगेट मत कीजिए। वो एक ही बात है, कोई जो मराठों को टारगेट कर रहा है वो इस आरएसएस की कुनीति का कहीं न कहीं निश्चित रूप से शिकार हो रहा है, मोहरा बन रहा है। वो यही तो चाहते हैं। आप क्या समझ रहे हो इनसे, जाटों से, गुजरों से, अहीरों से जो आप इतने दिन से लड़ रहे हो, 10-20 साल से, ये अपने आप लड़ रहे हो क्या? ये इन्होंने लड़ाया है आपको। पहले यहां लड़ा दिया, फिर आपके उस पर पूरा कब्जा कर लिया। अब तुम रोते रहो, पिटते रहो, लड़ते रहो आपस में। इसको ना हम समझ पाए ना वो समझ पाए। असली लड़ाई कुछ और है। असली शत्रु तुम्हें पहचान ही नहीं आ रहा। असली शत्रु यही है, ये जो आड़ी टेढ़ी टोपी वाला जो है पेशवा। इस पेशवाई की पेशवाहत अभी तक चल रही है ये नागपुर में, और उस नागपुर की पेशवाई को समझने की आपको हमको दोनों को जरूरत है। और आपस में लड़ना नहीं है। न महाराष्ट्र हमारा दुश्मन है और न मराठा हमारा दुश्मन है। और कुछ लोग इन पेशवाओं को ब्राह्मण समाज से जोड़ रहे हैं, ये भी गलत बात है। ये देशज ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ये सप्तऋषियों की संतान नहीं है। इनका कोई लेना देना नहीं कि आप इनमें कहीं चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, अवस्थी, पांडे या मिश्रा या आप इनमें झा कहीं ढूंढ रहे हो। नहीं मिलेगा इनमें नहीं मिलेगा ये बिल्कुल आपको। ये गुर्जर गौड़ ब्राह्मण नहीं है, ये गौड़ ब्राह्मण नहीं है, ये सनाड्य ब्राह्मण भी नहीं है, ये सारस्वत ब्राह्मण भी नहीं है, ये पारासर ब्राह्मण भी नहीं है, ये मैथिल ब्राह्मण भी नहीं है, ये कर्नाटक ब्राह्मण भी नहीं है, ये कोंकण ब्राह्मण है। अब कोंकण है, कड़ी चट्ट है। इनका कोई लेना देना नहीं, किसी का राजपुरोहित नहीं है, किसी का कुल पुरोहित नहीं है। ये इसको समझने की जरूरत है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय का भी कोई विवाद नहीं है। विवाद है सिर्फ पेशवाओं की पेशवाई से। हमारे पता नहीं देश ब्राह्मणों को क्या हो गया, इन्होंने जबरदस्ती लीडर मान लिया इनको अपना। उनको लगता है कि चलो हाँ कोई तो लड़ रहा है। अरे भाई, आप चंद्रशेखर आजाद खूब लड़े हैं, आपको चंद्रशेखर जी आजाद से बड़े दिखते हैं? आपको लगता है कि चंद्रशेखर जी आजाद से बड़े हो गए? यहां लड़ने वालों की, ब्राह्मणों की कोई कमी नहीं है। वो पहला जो परमवीर चक्र मिला है वो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है। आज वो हीरो हैं आपके, पहले भी लड़ते रहे हैं। आप उनको देखिए और उनके उसको समझने का प्रयास कीजिए। इन लूटपाट वालों को लीडर बनाओगे आप? पीटे तो इन्होंने आपको ही था, मंदिर के पुजारी तो आप ही थे, आपको ही तो बंदी बनाया था। श्रीनाथ द्वारा मंदिर जैसे में पीटा किसको? वहां कोई हमारे ये शूद्र समाज के या वैश्य समाज के या क्षत्रिय समाज के लोग थे क्या? वो पुजारी तो ब्राह्मण ही थे ना। तो ये आपको ही पीट रहे थे। आपकी पीठ की गाथा को, आपकी लूटपाट को ये साम्राज्य दिखा रहे हैं। इसलिए इन बुलावों में कोई मत आइए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। चंद एक लोग हैं जो जहर फैलाते हैं, उनको समझकर अपने आप को समझते हुए इस पर ध्यान दें। आज आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर मिलेंगे, क्योंकि कल एक विशेष दिन है और मैं आज पूर्वोत्तर राज्यों में आया हुआ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय रघुनाथ जी की। अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर कीजिए।